हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल करके वीडियो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद का जो पढ़ना है हमें वो हम अब इस वीडियो में देखेंगे आगे। अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अभी हमें शुरू करना है कुछ थोड़ा सा पार्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। उसमें हमारे में टॉपिक पढ़ा हुआ था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ बातें अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को, है ना। क्या बात बताई थी? हमने बताया था कि अगर ग्लास की एक रॉड है, ग्लास रॉड, इसको अगर हम रब करें एक सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से रब करने पे क्या होता है बेटा कि ये ग्लास की रॉड ना, इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ये जैसे कुछ छोटे छोटे पीसेज हैं, ठीक है, डस्ट के पीसेज हैं, कागज के पीसेज हैं, उन सबको ये अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। इस फिनोमेना को अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इसने क्यों ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी एक्वायर की, किसकी वजह से ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई थी। तो हमने साइंटिस्ट का एक नाम बताया था, थेल्स। तो ये थेल्स साहब ने इस तरह से बॉडी को चार्ज किया था, रब करके एक बॉडी को दूसरी बॉडी से। तो उन्होंने देखा था कि इन बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो बेटा ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर हमें रिपल्शन दिखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अट्रैक्शन इजीली दिखता है। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएं तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाएं तो भी रिपल्शन होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में पास लाएं तो अट्रैक्शन होगा। पर एक बात और बताओ बेटा मुझे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए तो क्या होगा? ये तो दोनों चार्ज बॉडी थी, ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, है ना। अगर एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, फिर क्या होगा? क्या अट्रैक्शन होगा, क्या रिपल्शन होगा, या कुछ नहीं होगा? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पर चार्ज है 0, तो बेटा इन दोनों के बीच में भी याद रखोगे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये अनचार्ज है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। कुल मिला के बात ये है बेटा कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। क्या? एक चार्ज बॉडी चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, एक अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। इतनी बात याद रखोगे, ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। तो अब जो हमें पढ़ना है बेटा अपना टॉपिक चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग यानी कि हम सीखने जा रहे हैं कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं चार्ज करने के, लेकिन हमें जो बेसिक तरीका पढ़ना है वो पढ़ना है चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक। चलो समझते हैं कहानी चार्जिंग बाय रबिंग की। तो चार्जिंग बाय रबिंग की कहानी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो हमने अभी बताया था कि ये ग्लास रॉड है, सिल्क के कपड़े से हमने इसको रब किया, क्या हुआ बेटा? ग्लास की रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया कुछ, और सिल्क के क्लॉथ ने कुछ नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? ये चार्ज कहाँ से आया? इस पर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? इस पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बेटा रिकॉल करो पिछली वीडियो की एक बात। हमने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट एक एटम से मिलके बना है। एटम की सारी डिटेल हमने बताई थी कि न्यूक्लियस होता है, फिर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा किसी भी एटम में बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं इस तरह से, है ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ऑर्बिट बन जाएंगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक ऑर्बिट से काम चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो 2 ऑर्बिट हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो एक तीसरी ऑर्बिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट तो बढ़ता चला जाता है। तो इनमें बेटा जो न्यूक्लियस के पास होती हैं इनको हम कहते हैं क्लोज। न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड। इसका मतलब समझो, मतलब ये बेटा कि
इस वाले इलेक्ट्रॉन जो इसके न्यूक्लियस के पास होगा उस पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी प्रोटॉन की। भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो रुका हुआ अपनी ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो दूर होता जाएगा उसका अट्रैक्शन का फोर्स कम होता जाएगा, और जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है बेटा उसमें अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, मतलब जब यहाँ अट्रैक्शन बहुत लेस हो जाएगा तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से इससे बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो जो एटम लूजली, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो बेटा, जब हमने इस ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया था तो ऐसा हुआ कि ग्लास की रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के क्लॉथ पर जमा हो गए। ये ग्लास रॉड थी, इस ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इधर सिल्क के क्लॉथ पे जाके जम गए। अब क्या हुआ बेटा, पहले तो रॉड जो है न्यूट्रल थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कुछ, तो बेटा ये हो गई पॉजिटिव चार्ज, है ना, और सिल्क पे कुछ इलेक्ट्रॉन आके जम गए तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं हम, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ना कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं रबिंग की वजह से। अब रबिंग में एनर्जी कहाँ से आई, तो बेटा एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन आप देखो, आप अपनी दोनों हाथ रब करो तो दोनों हाथ में बेटा हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कुछ मटेरियल में, और कुछ मटेरियल में हीट जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। बट इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम इसको रब करते हैं तो बहुत थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो बहुत सफिशियंट है इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि ग्लास की रॉड में जो सबसे लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लूजली बाउंड है, उसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिल जाए तो वो ग्लास की रॉड को छोड़ के सिल्क के क्लॉथ पे जाके चिपक जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। अब चार्ज कैसे हो जाएंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे की एक और, इसी पे एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बेटा ये रबर है, इसको फर से रब किया, रबर की एक रॉड थी उसको हमने फर से रब किया। तो रबड़ की रॉड को फर से रब करने पे क्या हुआ बेटा कि रबड़ की रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन फर में से आ गए, यानी कि अब की बार इलेक्ट्रॉन रॉड पे जमे हैं। ठीक है, अब की बार इलेक्ट्रॉन रॉड पे जमे और निकले कहां से, फर से निकले। तो फर बन गया पॉजिटिव चार्ज और रॉड हो गई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्जिंग का होता है ये प्रोसेस। और बेटा ये जो प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हो रही, इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, ये कहलाती है, इसका नाम होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हमने यहां लिखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बट इसको स्टैटिक क्यों बोला? स्टैटिक इसलिए बोला, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा क्या इसके अंदर जो चार्ज था वो मूव कर रहा है कहीं? क्या जो पॉजिटिव चार्ज आया इस रॉड पे उसने मूव किया, मोशन की उसने? नहीं की। क्या सिल्क पे जो चार्ज आया उसने कहीं मोशन की? नहीं की। सिर्फ क्या हुआ बेटा, जब इनको रब किया था तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद जाके ये रॉड पे जम गए, कहीं चले नहीं। इसी तरह सिल्क पे से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है, वो डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की हो गई, तो प्रोटॉन कहीं मूव नहीं किए, वो अपनी जगह पे ही जमे हुए हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जो गए सिल्क से निकल के रॉड में, वो भी अपनी जगह पे जमे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा अभी रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। और जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो
तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे वो कहलाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात। अब हमें अपने 10th के सिलेबस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं, कहानी क्या है बेटा। इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है धारा। जरा समझना मेरी बात ना बेटा, धारा कब बनती है, धारा कब बनती है। धारा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक की हो, है ना, धारा किसी की भी बन सकती है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पाइप है, दिस इज ए पाइप, और इस पाइप में होके पानी बह रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से पानी इसके अंदर से बह रहा है। तो बेटा ये भी तो करंट बन गया। किसका करंट बन गया? ये वाटर का करंट बन गया, ठीक है। तो जब कोई चीज फ्लो करती है लार्ज अमाउंट और बहुत तेजी से फ्लो करती है तो बेटा बनती है धारा। मतलब कुछ क्लियर हुआ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि भैया जो करंट है ये इलेक्ट्रिक करंट में कुछ फ्लो हो रहा है और लार्ज अमाउंट में फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से बन रही है करंट, या उसकी वजह से बन रही है धारा। अब क्या फ्लो हो रहा है, हमने क्या पढ़ाया अभी तक? हमने पढ़ाया अभी तक चार्ज। भैया जितने भी इलेक्ट्रिक फेनोमेना उन सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? चार्ज। तो फ्लो किसका होना है? चार्ज का, है ना। तो चार्ज का फ्लो हो रहा होगा तो करंट बन रही होगी। मतलब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कहानी चल रही थी कि भाई इसको हमने रब किया और यहाँ पे जाके कुछ चार्ज जम गया, तो ये तो रुका हुआ चार्ज था, इसलिए हमने इसको स्टैटिक कहा। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि बेटा ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया। मान लो यहां से अपने आप नहीं फ्लो करेगा, इसको फ्लो करवाना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस को हम आगे समझेंगे कि कैसे फ्लो कराएंगे। फिलहाल ये समझना है कि अगर इस चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया तो बेटा जैसे ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा तो इस रॉड में एक करंट भी चलनी शुरू कर देगी। समझ में आ गई बात? तो करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये किताब कहती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिफाइन करने के, किताब इस तरह से डिफाइन करती है ना। हम किस पहले ये वीडियो देखो। तो बेटा ये वीडियो देखी आपने, इस वीडियो में एक चीज आपने देखी, बड़ी गौर से ध्यान देना। यहाँ बेटा इधर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया हुआ है, ठीक है, और इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल लिया हुआ है। मान लो ये कोई सेल है हमारे पास, सेल के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल ये समझो कि मान लो कोई सेल है हमारे पास। उस सेल में बेटा क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने माना पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल, तो बेटा इधर क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इधर है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ब्लू में दिखाया गया है हमने, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा बेटा क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये मान लो इधर जा रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है? भाई नेगेटिव चार्ज उधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट फ्लो करना चाहिए। ये तो जनरल सी बात है, एक प्लस है एक माइनस है, अगर प्लस इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस इधर जाएगा। मतलब समझ गई बात कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव तो पहले से ही है, तो नेगेटिव चार्ज तो यहीं मिलेगा ना हमें, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे पाया जाएगा, इस जगह। इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पाया जाएगा, अब इसको मोशन करनी है
थ्रू वायर, कोई वायर लगी होगी कनेक्टिंग वायर, उसमें होके ये जाएगा, तो बेटा ये क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, मतलब ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन को मत समझो, आप ये समझो कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, पर ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो बेटा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस डायरेक्शन में लेंगे हम करंट। बात समझ में आ रही है? तो करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, करंट की डायरेक्शन लेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्शन की बात हुई। अब डिफाइन कैसे है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या है बेटा इस बात का, अभी हमने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है, बेटा वही बात लिखी है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पर्टिकुलर एरिया की जो बात हो रही है वो ये एरिया है, इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब कोई चीज जहां कोई फ्लो होनी है वो बनेगा क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा बेटा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मान लो 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज, जो यहां पे बात लिखी हुई है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर एरिया। इस एरिया से अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, है ना, थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1, तो हमने पहले से ही यहां 1 सेकंड लिया हुआ है, तो 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज हुआ, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज 5 कूलम, यूनिट टाइम 1 सेकंड इस एरिया से। तो बेटा इस एरिया के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी I इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब 5/1, मतलब 5 एम्पियर। एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है, अभी बात करेंगे एम्पियर की हम, पहले करंट समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला इसका दिया हुआ है I इक्वल टू Q अपॉन T। क्या आपको एक बात और पता है बेटा, Q को हम N इंटू E लिख सकते हैं, तो करंट का एक इक्वेशन और बना सकते हैं N इंटू E अपॉन T, N इंटू E अपॉन T। ठीक है, यहां तक अगर बात क्लियर है तो अब हम आगे समझते हैं कहानी। ठीक, अब बेटा ये जो चार्ज करंट की जो हमने डेफिनेशन बनाई Q अपॉन T, ठीक है, ये क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। इतनी बात पे आपको ध्यान रखना है कि जो करंट की डेफिनेशन है उसमें हमने एरिया ऐड कर रखा है। एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, बट जब हम करंट की कैलकुलेशन करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, अब बेटा हम करते हैं इसकी यूनिट की बात। तो पहले तो SI यूनिट, ये सबको पता है कि एम्पियर होती है, पर बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। अब Q अपॉन T से यूनिट बनाओगे तो ये यूनिट बनेगी कूलम, भाई Q क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, अपॉन टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, मतलब जो यूनिट बनी करंट की वो बनी कूलम पर सेकंड, फिर ये एम्पियर। तो एम्पियर साहब ने इस करंट की डेफिनेशन दी, तो उनके नाम पे, उनके नाम के सम्मान में हमने इनकी यूनिट बना दी SI यूनिट एम्पियर। बट 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं हम, हमें तो ये बताइए सर कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो बेटा 1 एम्पियर बताओगे तो क्या लिखोगे, 1 कूलम बटा 1 सेकंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से किसी पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, 1 कूलम, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में, फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया पे जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 एम्पियर। यू कैन डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है,
कैसे डिफाइन करोगे? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंडक्टर, then current through this area will be 1 एम्पियर। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? करंट थ्रू एरिया विल बी 1 एम्पियर। बात समझ गए? अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, यहां जो लिखा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, तो किसी एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर का। ठीक है बेटा, एम्पियर है बड़ी यूनिट करंट की, है ना, एम्पियर करंट की बड़ी यूनिट। मान लो मुझे 1 एम्पियर करंट लगा दिया जाए, है ना, तो कितनी बड़ी झंझनाहट होगी मेरी बॉडी में, अंदाजा लगा सकते हो? अरे भाई अंदाजा लगाओ, अगर 1 एम्पियर करंट है, अगर 1 एम्पियर करंट लिया मैंने, ठीक है, 1 एम्पियर करंट, इस 1 एम्पियर करंट का मतलब था 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब अगर मेरी बॉडी में 1 कूलम करंट, 1 एम्पियर करंट लगाया जाए, इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया पे 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। अब 1 कूलम चार्ज में तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, कितना निकला था? 6.25 इंटू 10⁻18। इसको ऐसे लिखो 6250 और इसके बाद 15 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इतनी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। काउंट कर लेना इसको, आप घर पे बैठ के आराम से काउंट करना। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में मेरे एक पर्टिकुलर एरिया से पास हुए, तो बताओ क्या हालत होगी इसकी भाई, है ना, पूरी बॉडी झंझना जाएगी। तो जब हमें करंट लगता है ना, तो यही प्रोसेस होती है। करंट लगने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अचानक से इतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बहुत छोटे से टाइम में, ठीक है, उसी को कहते हैं हम करंट लगना। क्लियर है बात इतनी? बेटा अब करंट की कुछ छोटी यूनिट भी है, जैसे हम एम्पियर की जगह मिली एम्पियर यूज करेंगे, या हम एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर यूज करेंगे। तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो एम्पियर यूज ना करके मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम करंट जो यूज करते हैं वो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी SI यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर, और ये आपका मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन फिर से आ गया आपकी स्क्रीन पे। चलिए आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है? अरे सर हमने तो अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वही लगा देंगे। हाँ बिल्कुल वही लगाना है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है I=Q/T। इसी फॉर्मूले को हमें इस क्वेश्चन में लगाना होगा, क्योंकि इससे आगे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको करने की कोशिश करते हैं। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट की वैल्यू दे दी हमें 0.5 एम्पियर, लिखते चलो साथ की साथ। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट से कितना करंट निकाला हमने? 0.5 एम्पियर करंट हमने निकाला। इन फॉर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम की वैल्यू भी दिया उन्होंने 10 मिनट, 10 मिनट तक हमने 0.5 एम्पियर का करंट वहां से निकाला। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि क्यू पूछा गया है। उस सर्किट में से ये बल्ब था, ये बल्ब का फिलामेंट था, ये बल्ब किसी बैटरी से ऐसे कनेक्टेड था। इस बल्ब को हमने 10 मिनट जोड़े रखा
और इससे जो करंट निकल रहा था वो 0.5 एम्पियर निकल रहा था। अब वो चाहते हैं कि इस सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, यानी कि हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज इस सर्किट में 10 मिनट में फ्लो किया। तो बेटा फॉर्मूला लिखा है I = Q/T सॉरी Q निकालना है तो बेटा ये होगा I × T। I की वैल्यू 0.5, T की वैल्यू 10 मिनट। क्या ये सही है? ये सही है बेटा। एक गड़बड़ है यहाँ पे। हमने कहा था कि इस फॉर्मूले में जो टाइम है अगर ये कूलम में है तो ये सेकंड में है भाई, और टाइम यहाँ दे रखा है मिनट में, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा सेकंड में। अब मुझे कौन बताएगा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? कौन बताएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सर ये तो हमको सबको पता है। अच्छा तो 10 मिनट में हो जाएगा सर 60 × 10 सेकंड, मतलब 600 सेकंड। यानी कि इसमें मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया सेकंड। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 300 कूलम, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी 300 कूलम। चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं। 6 5 जा 3, ठीक है, और 3 10 जा 30। 30 नॉट 300, 30 कितना आएगा 0.5। ये हो गया बेटा 600 × 0.5, ये हो गया 300। सही था 300 कूलम। ओके तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 300 कूलम। ठीक है, अब यहाँ के बाद हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद है इलेक्ट्रिक करंट तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, ठीक है।